फ्रेंड्स, जो जो हम कंक्लूज़न के पास पहुंचते जा रहे हैं, त्यों त्यों सोर्सेज जो हैं वो इतने डाइवर्स होते जा रहे हैं कि समेटना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि शुरुआत हम पहले भी कर चुके हैं। मैं बता चुका हूं कि एक्सप्लॉयटेशन और डेप्रिवेशन जब जब होती है तो डिविजन्स तो होती हैं, और फिर उसके बाद जो है प्योरिटी और पोल्यूशन का कंसेप्ट जो है वो बीच में आता ही है। इवन ट्राइबल कम्युनिटीज़ में आ जाता है वो। हम जब ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे थे, हम अगर वहीं से शुरू करें अगर हम तो जो इरफान हबीब हैं, इरफान हबीब लिखते हैं कि the relentless wars of the Mughals, in particular Aurangzeb's 28-year war of attrition with the Marathas and the loot of the peasantry, were the prime reasons why the Indian economy was in tatters. In contrast to the previous Hindu rulers who taxed the farmers just 16% of the total produce, Mughal tax rate was 30 to 50% plus some additional cesses. Irfan Habib, Agrarian Systems of Mughal Empire, 1556 to 1707, पेज 38। और यही बात जो है जो ब्रिटिश ने कंटिन्यू रखी, ये तो मैंने आपको थंजावुर का एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह से जो है उन्होंने 15% से 54% कर दिया रेट को। लेकिन इस बात की जो पूरी समरी है मुग़ल टाइम की, ये M.A. खान साहब हैं, उनकी किताब है इस्लामिक जिहाद, ए लेगेसी ऑफ फोर्स कन्वर्शन, इम्पीरियलिज्म एंड स्लेवरी। क्या कंक्लूड करते हैं वो? दिस इज़ हाउ द मनी एंड रिसोर्सेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्वेट एंड टॉयल ऑफ नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स ऑफ इंडिया used to be siphoned to the treasuries of the Islamic Caliphate in Damascus, Baghdad, Cairo or Tashkent, to the Islamic holy cities of Mecca and Medina, and to the pockets of the Muslim holy men throughout the Islamic world. At the same time, the infidels of India were being reduced to awful misery. पूरे 1000 साल तक या उससे ज़्यादा जो रूलर्स रहे, चाहे वो बादशाह थे चाहे वो कंपनी थी, कोशिश यही थी कि उधर उस वक्त में नॉन मुस्लिम और इधर में नॉन क्रिश्चियंस, निचोड़ लो जैसा भी हो, हालात ऐसे कर दो कि बंदे जो हैं या तो कन्वर्ट हो जाए या भाग जाएं, या फिर ऐसे काम करने को मजबूर हो जाएं जो उनकी शान के खिलाफ हों, जिसकी वजह से अनटचेबिलिटी आना ज़रूरी था, या फिर वो सुसाइड कर लें, और कोई चारा नहीं बचता था। तो ब्रिटिश जब आते हैं, और ब्रिटिश ने तो कोई भी चीज़ छुपाई नहीं भाई, उन्होंने तो खुलेआम शुरू से ही। लेकिन आपका जो गजेटियर ऑफ इंडिया है वो क्या कहता है कि उन्होंने बिल्कुल, मुग़लों ने, अंग्रेज़ों ने छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं की इंडियन कास्ट सिस्टम के साथ, ख़ास तौर से। उनका ये कहना है, गजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2 पेज 642, द ब्रिटिश बाय एंड लार्ज maintained neutrality in matters of caste, which they regarded as the steel frame of Hinduism. कितना सच है ये उन्हीं की राइटिंग से पता लगता है। The only legislative enactment which has had a direct bearing on the caste system was the Caste Disability Removal Act 21 of 1850. It laid down that any law of usage which inflicted forfeiture of rights of property on which might be held to affect any right of inheritance by reason of anyone being deprived of caste should not be enforced in the court of law in British India.
मतलब ये है कि अगर आप कन्वर्ट कर जाते हैं क्रिश्चियनिटी में तो आपका परिवार आपको जो जायदाद का हक है उससे बेदखल नहीं कर सकता था। क्या मतलब हुआ इसका? ये तो एक ही है सिर्फ। उसके बाद जो कुछ जो है वो कह रहे हैं और वो जो कर रहे हैं वो तो लंबा चौड़ा उसका मसला बनता है। पहली बात तो ये है कि जितने भी लोगों ने कोट किया है, चाहे वो मैक्स मूलर हो को कोट करते हैं या विलियम जोन्स को कोट करते हैं या किसी और को भी, जो सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो कोट करते हैं पड़वाल को। उनका 1865 एडिशन का जो है उसमें क्या लिखते हैं, मनु एंड अदर एंशियंट टेक्स्ट ऑफ रिलीजियस लॉ लेड डाउन सैवेज पनिशमेंट्स फॉर द लोअर कास्ट एंड द ग्रेटेस्ट लीनियंसी फॉर द हायर कास्ट ट्रांसग्रेसर्स सच दैट द लेटर ऑफन फेल्ट दैट दे वर अबव द लॉ। हम लोग मनुस्मृति की बात कर चुके हैं, पनिशमेंट की बात हम लोग कर चुके हैं। हम लोग बाकायदा जो मनुस्मृति में लिखा है और उसका मतलब क्या है हम वो बात भी कर चुके हैं। जितना शूद्रों को सज़ा मिलती है उससे 8 गुना ज़्यादा वैश्यों को मिलेगी, उससे 16 गुना ज़्यादा क्षत्रिय को मिलेगी और उससे 32 गुना ज़्यादा ब्राह्मण को मिलेगी, और हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा मिले, दी जा सके तो दी जाए। मतलब बेसिक मकसद जो था वो बेसिकली यही था कि किसी भी तरह से ये लोग जो हैं पहले संस्कृत सीखी, उसके बाद जो है उन्होंने, क्योंकि मैंने पिछली बार बताया ना कि 23 समृद्धिज हैं, बाकियों की बात क्यों नहीं करते ये लोग? और उसके बाद जो है ये इन्होंने जिस तरह से कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की कास्ट के साथ, लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें वो बड़ी क्लियरली कहते हैं कि ये जो है कास्ट हायर कास्ट में, अपर कास्ट में तो थोड़ी बहुत थी पहले से, लेकिन हमने जो है उनका जो हाल किया है उसका हमने उन्हीं का डॉक्यूमेंट है। मिडल्टन, one of the 2 superintendents of census operations of 1921, made eloquent remarks about the effects of the British administration on caste in Punjab. He observed, I had intended pointing out that there is a very wide revolt against the classification of occupational castes, that these castes have been largely manufactured and almost entirely preserved as separate castes by the British government. Our land records and official documents have added iron bonds to the old rigidity of caste. Caste in itself was rigid amongst higher castes but malleable amongst the lower. We pigeonholed everyone by caste, and if could not find a true caste for them, labeled them with the name of an hereditary occupation. We deplore the caste system and its effects on social and economic problems, but we are largely responsible for the system we deplore. बाकायदा लंबी चौड़ी वो फहरिस्त है उन लोगों की। जब बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही था कि समाज को तोड़ना है तो जातियों में तो बांटना ही था, पर जातियों में बांटने से ही मसला हल नहीं होता था, तो फिर उनको जो है उपजातियों में भी बांटना था और फिर भी मसला हल नहीं होता था, तो फिर कास्ट और ट्राइब में डिवाइड करना था, फिर भी नहीं होता था, तो फिर वो मार्शल कास्ट क्रिएट की गई और क्रिमिनल ट्राइब क्रिएट किए गए, और नहीं हुआ तो सेपरेट वोटिंग राइट्स वगैरह 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 वगैरह। जब अंग्रेज़ आते ही उन्होंने कास्ट के कहते बिल्कुल नहीं छेड़ा, पर आते ही उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं जो हमारे प्रोफेसर लाल हैं, पूरी लिस्ट उन्होंने दी है कि किस किस टाइम पे कितने फैमिन आए थे, अकाल पड़े थे।
और कितनी स्लेवरी जो है उसका प्रचार प्रसार हुआ था। अकाल की चर्चा बिपिन चंद ने भी की है, बिपिन चंद सॉरी, और मतलब अच्छी बात है ये। आमतौर पे उनकी जो फ्रीडम स्ट्रगल की जो मोटी किताब है उसमें कोई भी ख़ास डिटेल्स जो हैं इस तरह के नहीं दिए गए जिससे कि हमें पता लगता हो कि अंग्रेज़ों ने क्या क्या जुल्म किए थे। और इवन हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था उसके बारे में भी उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। ये जो है पूरी लिस्ट इन्होंने 1100 से लेकर के 1837-38 तक, और फिर स्लेवरी जो है महमूद गजनवी से लेकर के फिर 1830 तक पूरी लिस्ट उन्हें दी है। और हाल इतना बुरा है एक्चुअली, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला मसला तो है ही। ये इंडस्ट्री बंद कर दो, वो इंडस्ट्री शुरू कर दो, और ब्रिटेन में जो कुछ चाहिए उसी का प्रोडक्शन करो और अंग्रेज़ों के मन मुताबिक रेट डिसाइड करो। एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दो, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो, सॉरी उल्टा, क्योंकि यहाँ वहाँ का माल अगर यहाँ सस्ता बिकेगा तो यहाँ की फैक्ट्रियाँ अपने आप बंद होंगी। बल्कि ये जो मलमल वगैरह है, कपड़े का जिस तरह से हमारे यहाँ था 1830s तक जो है बहुत ही, मतलब ये मान के चलिए कि दुनिया में तो हम थे ही थे, कोई विवाद भी नहीं था। और इंग्लैंड में भी वो मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बताई थी पिछली बार कि कितना कपड़े का वो हुआ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और ये जो है एक ईमानदार बात जो है, जो अर्जुन देव और इंदिरा अर्जुन देव की जो एनसीईआरटी थी मॉडर्न इंडिया 8th की, उससे पहले या उसके बाद की एनसीईआरटीज़ में ये चर्चा नहीं है, इतना ग्राफिक प्रेजेंटेशन नहीं है। In order to increase the company's profits, its agent forced the products of cotton cloth and other commodities to charge for their goods 20 to 40% less than the price these fetched in the open market. When in Dhaka, the biggest center for producing muslin, the weavers resisted and demanded higher price for their goods. They used to bring them around. A number of weavers were registered in the books of the company and they were not permitted to work for anyone else. जो वीवर्स जो थे उनको कहा जाता था कि तुमने हमारे लिए काम करना है, रेट भी वही फिक्स करते थे, अगर नहीं मानते थे तो उनके हाथ करके तोड़ दिए जाते थे। फिर भी नहीं मानते थे तो फिर उनको बेदखल कर दिया जाता था हर चीज़ से। ये मतलब पूरी की पूरी फहरिस्त जो है। और सबसे एक तरफ तो हमारे उद्योग, मैंने तंजावुर की बात की थी, हमारे आर्टिजन्स, हमारे फार्मर्स, हालात ऐसे कर दिए गए कि लोग पैसे पैसे को मोहताज हो जाएं। और फिर खेती में जब मुग़लों के टाइम तक जो है जो ज़मींदार होते थे, दे वर इन ए वे कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, सारे टैक्स कलेक्ट करके वो देना सरकार को। लेकिन अंग्रेज़ों ने पहली बार जो है उनको मालिकाना हक दिए और प्रोड्यूस पे टैक्स 50% और मोर, चाहे फसल अच्छी है चाहे नहीं है, चाहे सूखा पड़ा चाहे बाढ़ आई, चाहे बिकी चाहे नहीं बिकी, कोई मतलब नहीं, ज़मीन के हिसाब से टैक्स आपने फिक्स कर दिया तो आपको देना ही है। तो बहुत सारे ज़मींदार ऐसे थे जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, हालात ऐसे हो जाते थे, तो क्या करेंगे उनको वो बेचना पड़ेगा। या तो सरकार उनको फोर्स करती थी कि तुम बेचो, और या फिर वो ही लोग समझदार थे जो थोड़ा थोड़ा करके जो है अपनी ज़मीन या तो गिरवी रख देते थे या बेच देते थे।
इस तरह से जो है बहुत सारे जो जो नए जिम्मेदार आ गए, जो टेनेंट्स को देते थे उन्हीं से उगाही करते थे। यानी जो मालिक थे, जिनको मालिकाना हक दिया गया और टैक्स नहीं दे पा रहे थे, वही जो हैं अपनी ही ज़मीन पर मजदूरी करने लगे। और ख़रीदार कौन थे ज़मीन के? इंडस्ट्री के लोग। एक्चुअली इंडस्ट्री का ग्रोथ हो नहीं रहा था, तो उनको अपने प्रॉफिट का यूज़ करने को कोई ज़रिया मिल नहीं रहा था। और लैंड से बेहतर और क्या ज़रिया होगा? रिलेट होता है आज से कि नहीं होता? तो हमारा रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाना, हमारे हालात को तिल तिल करके जो है, जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको दलित डिक्लेयर कर दिया, जिनके पास खाने पीने को नहीं था उनको भी दलित डिक्लेयर कर दिया। कुल मिलाकर के ये बात मैं अगली बार में करूँगा, पर फिलहाल एक चीज़ मैं आपको, आप थोड़ा समझिए इकोनॉमी को। जब तक कॉलोनियल रूल था, कच्चा माल जाता था बन के मार्केट में आता था, हम लोग खरीदते थे महंगे दाम पे, उनकी इकोनॉमी बढ़ रही थी। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ जिनको हम कहते हैं, ये हमारे ही पैसे से डेवलप हुए हैं। नाइनटीन 1950s में सारे कंट्रीज़ आज़ाद होने लगे। अब आज़ाद कंट्री की मर्ज़ी है कि वो इंपोर्ट करे ना करे। सफ़र कर रहा था बिजनेस डेवलप्ड कंट्रीज़ का, तो वो लेकर के आए WTO, फ्री मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उनको लगा कि कोई ऑर्डर करे या ना करे, हम तो भेज ही सकते हैं, कहीं भी भेजो। जाहिर है डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, इतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है और हाईली मैकेनाइज्ड होता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है, हमेशा महंगा पड़ता है। तो उन्होंने सोचा था कि अफ्रीका, उनका डिक्लेयर्ड ये इंटेंशन थी कि अफ्रीका को छोड़ के बाकी दुनिया को फ़ायदा होगा। हुआ क्या? अब गुड्स एंड सर्विसेज जा सकती हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज़ में थी, वहाँ लेबर कॉस्टली, वहाँ टैक्सेस भी उसी करेंसी में, लेबर यूनियंस, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग। उन्होंने अपना कारोबार थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया, और चाइना ने लपका सबसे पहले। लेबर सस्ती, बहुत सस्ती, बिजली सस्ती, सरकार जो फैसिलिटीज़ दे रही है वो तो आप भूल जाइए। तो जब वो प्रोडक्शन यहाँ करेंगे, टैक्स यहाँ देंगे, जॉब्स यहाँ के लोगों को मिलेंगी, तो जाहिर है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में सब चीज़ें कम हो गई, टैक्स भी कम हो गए, सरकार की इनकम कम हो गई। तो सरकार ने कहा लोगों से कि आप अपने खर्चों को जो है कंट्रोल करना सीखिए, पर आदत तो आदत होती है, लाइफस्टाइल होता है, लोग नहीं माने। डेवलप्ड कंट्रीज़ की हालत बद से बदतर होने लगी। इसलिए एक मुहावरा आया था पिग्स करके, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस और स्पेन। तो वही हालात जो हैं अब बाकी जगह भी, क्योंकि अगर लैंड इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, अगर कारपोरेट्स खरीद लेते हैं, तो जाहिर है कि फ़र्क सिर्फ यही रहेगा कि उस वक्त जो लोग थे और इस वक्त ये लोग हैं, सिर्फ रंग का फ़र्क रह जाएगा। दलितों की गिनती दुगनी तिगनी चौगनी हो जाएगी। क्योंकि दरिद्र शब्द से जब ये बना है, तो दरिद्रता का प्रचार प्रसार जब होता है, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है।
कोरोना के दिनों में भी अरबपति लोगों ने अरबों कमाया है, लोगों को चाहे खाने के लाले पड़े हों। तो अनटचेबिलिटी ये मत मान के चलिए कि हम अछूत हो गए, अभी होने वाले हैं। अगली बार बात करेंगे। धन्यवाद।